नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग? गर्मी बहुत पड़ रही है, इस समय थोड़ा बचा के रहिएगा आप लोग। और खासकर मैं उन विद्यार्थियों को कहूंगा या जो हमारे वो व्यूअर्स हैं जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, यहाँ तो इस समय रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, अगली बार मेंस का जो सीरीज है, इसके तहत जो है हम जीएस के प्रश्न पत्र 3 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार क्या हैं, भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, इस प्रश्न में 12 अंक का प्रश्न है। और 12 अंक के प्रश्न में मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम 2 डायमेंशन में तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि इन्हें आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। जो 8 अंक के होते हैं वो जनरली एक डायमेंशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि वो 8 अंक के होते हैं और 125 शब्द में ही लिखने होते हैं। लेकिन 12 अंक के प्रश्न में कभी कभी होता क्या है कि आयोग जो है उसमें एक डायमेंशन और पूछ लेता है, तो इसलिए जो लंबे प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा और उसमें जितनी भी चीजें पूछी है सबको जो है वो बराबर तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। तो आइए, अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसको। और बेरोजगारी की स्थिति को लेकर के पूछा गया। और बेरोजगारी जो है, देखिए एग्री इकोनॉमी में क्या है कि जो एग्रीकल्चर है, बेरोजगारी है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंस को लेकर। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। यदि आप क्यूआईक्यू उठा के देखेंगे, चाहे वो हमारे यूपीएससी वाले बच्चे हो, चाहे स्टेट पीसीएस के बच्चे हो, सभी लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष मतलब बिना नागा हुए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से देखिए क्या है कि हम बेरोजगारी के सभी प्रकारों को जो है बताने का प्रयास करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा भी जा सकता है, धैर्य बना के देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आयोग करेगा क्या कि हो सकता है कि यूपीएससी में 10 अंक में या स्टेट पीसीएस में 8 अंक में किसी एक दो बेरोजगारी के पूछ ले, तो चूंकि आपको जब मैं सब पढ़ा दे रहा हूँ तो फिर वो चाहे सबके पूछे चाहे एक दो के पूछे, तो आप बहुत सहज स्थिति में रहने वाले। मतलब इतना देख लीजिए, बेरोजगारी को लेकर के फिर कोई भी प्रश्न आएगा तो मेरा विश्वास है कि आप बहुत ज्यादा सहज होंगे से कर लेंगे। तो प्रश्न एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं कि बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार क्या हैं, भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले क्योंकि आप लोग के मन में आता है ना कि सर भूमिका क्या है, तो भूमिका में क्या है कि भाई बेरोजगारी के बारे में पूछा गया और बेरोजगारी को ही 15 से 20-25 शब्दों में आप स्पष्ट कर दीजिए, यही आपकी भूमिका होगी, क्योंकि यही आपके प्रश्न में की पॉइंट है। तो बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता हो लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता हो। भाई वर्तमान में अगर उत्तर भारत में क्या मतलब पूरे देश की समस्या है कि बहुत अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको जो है और काम की तलाश भी कर रहे हैं तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा, यही बेरोजगारी है। और मुझे लगता है कि बेरोजगारी को लेकर के डेफिनेशन देने की जरूरत ही नहीं थी। आप लोग तो खुद ही इस पीड़ा से गुजर रहे होंगे, तो आप लोगों से बेहतर चीजों को कौन समझ सकता है। और इधर कुछ सरकारों की भी खामियां रही हैं, कुछ पेपर लीक या तमाम समस्याओं की वजह से चीजें और भयावह होती चली जा रही है। हालांकि सरकारी आंकड़े तो बहुत बेहतरीन है, मतलब जो बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, जो सत्ता में लोग हैं, वो तो ऐसी ऐसी घोषणा कर देंगे जितना लोगों को रोजगार दिए, लेकिन धरातल की स्थिति दयनीय है। और भारत में बेरोजगारी जो है एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है, जो देश के विकास को प्रभावित करती है। ये आपकी भूमिका हो गई, और इससे ज्यादा भूमिका न तो लिखने का आपके पास स्कोप है, ना तो लिखना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भूमिका को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो भूमिका के लिए निर्धारित अंक है उससे आप ज्यादा पा जाएंगे। नुकसान आपका ये होगा कि आपका जो बीच वाला पार्ट है वो छूटेगा, और ऐसी स्थिति में क्या है कि आपका जो है प्रश्न का जो उत्तर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत टू द पॉइंट बने रहते हुए ही आंसर राइटिंग करनी है। तो अब इसको आपने बता दिया, अब आप बताइए कि विभिन्न प्रकार क्या है। तो विभिन्न प्रकार में जो सबसे पहला आप लोग पढ़े होंगे कि प्रचंड बेरोजगारी, तो उसको बताइए कि यह बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब किसी कार्य में आवश्यकता से जो है अधिक लोग कार्यरत होते हैं।
यह मुख्यतः भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में देखी जाती है। प्रचंड बेरोजगारी भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख समस्या है। मतलब प्रचंड बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है कि जो काम कम है और उसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। जैसे एग्रीकल्चर का आप उदाहरण ले लीजिए कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई एक परिवार है और उस परिवार में जो है जो वर्किंग लोग हैं उनकी संख्या 6 से 7 है और वो 5 बीघे के खेत में पूरी ऊर्जा 6 से 7 लोग मिलकर लगाए हुए हैं, जबकि 2 लोग भी चाहे या 1 लोग भी चाहे तो उसको जो है बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको पता नहीं चलता, क्योंकि भाई 5-7 बीघा है तो उससे उनका जीवन यापन तो हो जा रहा है, खाद्यान्न की चीजें तो उनको मिल जा रही है, लेकिन उनका जो है जो आर्थिक स्थिति है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भाई जिस तरीके से लोग श्रम कर रहे हैं, जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस तरीके से पारिश्रमिक जो है वहां है ही नहीं। और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कहते हैं कि भाई जो है कृषि उस तरीके से लाभदायक नहीं रही। लाभदायक वाली स्थिति में अभी भी कृषि है, लेकिन आप उसकी सीमा को समझिए कि 1 बीघे में अगर आप सोचेंगे कि कृषि जो है वो 4 लोगों का भरण पोषण कर दे तो क्यों कैसे कर पाएंगे? हाँ, आपके पास 100 बीघा हो, उसमें 4-5 लोग इन्वॉल्व हो, तो फिर देखिए क्या स्थिति होने वाली है। तो इस चीज को समझिए, मतलब जो प्रचंड बेरोजगारी की समस्या है वो बेसिकली ग्रामीण स्तर पर और वो कृषि के क्षेत्र में देखी जाती है। फिर मौसमी बेरोजगारी, यह भी जो है कृषि क्षेत्र से ही जुड़ी होती है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ निश्चित समय में रोजगार प्राप्त करते हैं। मतलब सपोज करिए कभी गर्मी का सीजन चल रहा है, जैसे ही बरसात शुरू होगी धान की रोपनी शुरू हो जाएगी, मतलब जो चावल की चीजें हैं। और ऐसी स्थिति में जो भी ग्रामीण मजदूर है वो एकदम खाली नहीं रहेंगे, यदि आपको जरूरत भी होगी तो वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन वही 1 महीना के बाद जब धान की रोपनी खत्म हो जाएगी, उसके बाद 2-3 महीना तक उनके पास कोई काम नहीं रहेगा। तो यही जो है मौसमी बेरोजगारी है। यह मुख्यतः कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, जहाँ फसल बोने और कटाई के समय ही काम उपलब्ध होता है, क्योंकि भाई आपने फसल बो दिया, अब जो थोड़ा बहुत निराई गुड़ाई का काम होता है वो 1-2 मजदूर कर देंगे, खाद पानी डालने का भी काम एक मजदूर के द्वारा हो जाएगा। अब आपकी जरूरत कब पड़ेगी? जब फसल कटेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर जो मजदूर इस पे डिपेंड होंगे तो वो पूरे सीजन में 2 ही समय जो है वो कायदे से अपने श्रम की मजदूरी पाएंगे, बाकी समय जो वो पैसा उस समय कमाए रहेंगे उसी में वर्ष भर उनको जीवन यापन करना है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या बेहतर लाइफ स्टाइल जी पाएंगे। तो मौसमी बेरोजगारी की स्थिति आप बता दीजिए। फिर अगला जो है संरचनात्मक बेरोजगारी, महत्वपूर्ण बेरोजगारी है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आयोग जो है संरचनात्मक बेरोजगारी पर जो है 8 अंक में एक अलग से प्रश्न पूछ ले। तो थोड़ा सा इसका गंभीरता से देखिए। तो संरचनात्मक बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब उपलब्ध नौकरियों और काम की तलाश कर रहे लोगों के बीच कौशल और दूरी का अंतर होता है। जैसे नौकरी चाहने वाले व्यक्ति के पास नौकरी के अनुसार कौशल नहीं होगा या नौकरियों का बहुत दूर होगा। आप ऐसे उदाहरण से समझिए कि सपोज करिए कोई व्यक्ति जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक रिमोट जिले से संबंधित है। सपोज करिए कि बस्ती संबंधित सिद्धार्थनगर जिले से है, जो बहुत पिछड़े जिले हैं। और वहां क्या है तो वो बहुत ज्यादा उच्च क्वालिफाइड, लेकिन अब सिद्धार्थनगर बस्ती में भैया वो एमबीए किया हुआ है, डिग्री उसके पास पर्याप्त है, और डिग्री केवल डिग्री वाली ही नहीं है, वो मेहनत से किया, उसके पास काबिलियत है। लेकिन बस्ती और सिद्धार्थनगर जिले में एमबीए की डिग्री को लेकर के उस तरीके का स्कोप नहीं, जैसा स्कोप आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे, बेंगलुरु में देखेंगे या जो बड़े बड़े महानगर हैं। तो ऐसी स्थिति में करेगा क्या? या तो वहां से माइग्रेट होकर के जो बड़े बड़े महानगर है वहां चला है, या फिर अपने डिग्री के अनुरूप, क्योंकि काम तो वहां मिलना नहीं है तो उसे कॉम्प्रोमाइज कर ले और कम वेतन पे वो काम करे और छोटा मोटा काम करे। तो ये स्थिति जो है बनती है संरचनात्मक बेरोजगारी के तहत।
फिर अगला जो है घोषणात्मक बेरोजगारी। यह बेरोजगारी अल्पकालिक होती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोग नौकरियां बदलते हैं या नई नौकरी की तलाश में होते हैं। भारत में यह उन युवाओं में देखी जाती है जो अपनी पहली नौकरी की तलाश में होते हैं या बेहतर अवसरों के लिए नौकरी बदल रहे होते हैं। मतलब भाई यहाँ दो तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज तो ये है कि हो सकता है कि आप कहीं नौकरी कर रहे हो और अभी आप जो है वो 1 लाख रुपए पर मंथ के पैकेज पे हो और आपको लग रहा है कि कहीं से ऑफर आ गया है, और या आपको लग रहा है कि यहाँ जिस तरीके से हम परिश्रम कर रहे हैं उस तरीके का हमको पारिश्रमिक नहीं मिल रहा, तो क्यों ना हम और कहीं अप्लाई करें। तो यहाँ आपने नौकरी छोड़ दिया और अभी तक आपको नई नौकरी नहीं मिली, लेकिन चूंकि आप काबिल हैं, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो 1 महीना आधे महीने में आपको इससे बढ़िया पैकेज पे नौकरी मिल जाएगी। तो ये जो 1 डेढ़ महीने की जो स्थिति में आप रहेंगे, आधे महीने की स्थिति में रहेंगे, यही जो है घोषणात्मक बेरोजगारी है। या इसमें एक प्रकार वो भी होता है कि जैसे जो युवा है बीटेक उनका कंप्लीट हो गया है और अब वो अप्लाई कर रहे हैं कि नौकरी के लिए, तो ऐसी स्थिति में उनके प्लेसमेंट में जो देरी होती है तो वो भी घोषणात्मक बेरोजगारी के संदर्भ में ही होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब वो 2 4 साल नौकरी ही नहीं पाएंगे, भले वो कम पैकेज में पाएंगे लेकिन उनको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीजें हैं। फिर चक्रीय बेरोजगारी जो अगला प्रकार है, और यह बेरोजगारी आर्थिक मंदी या उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति होती है तो मांग जो है वो कम हो जाती है, जिससे उत्पादन और रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं। भारत में वैश्विक मंदी या कोविड-19 महामारी जैसे संकटों ने इस बेरोजगारी को बढ़ाया है। मतलब भाई चक्रीय बेरोजगारी की इसकी एक साइकिल ही चल जाए, और ये तब होती है जब आर्थिक स्थिति जो है वो देश की या दुनिया की बहुत ज्यादा खस्ता हाल है। और इसका उदाहरण अभी जो मैंने कोविड-19 से जोड़ करके दिखाया कि भाई कोविड-19 में क्या है कि जब देश दुनिया की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है, तो आपकी अर्थव्यवस्था मतलब किसी एक इंडिविजुअल की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है। मतलब प्रभावित तो वो भी होगा, और आप लोग देख रहे होंगे बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए थे और ये लंबे समय तक रहा। इसको तोड़ने में भी जो है सरकारों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, और इस दिशा में जो भारत सरकार का एक जो महत्वपूर्ण पहल है प्रधानमंत्री गति शक्ति जो योजना, जो मैंने जो है पीछे जो कराया है पिछले वीडियो में, तो वो इसी से निपटने का एक बड़े पैकेज का प्रोग्राम था। मतलब 125 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की गई थी। बेसिकली वही जो कोविड-19 में जो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी, उसको जो है वो त्वरित करने की लिए की गई थी। तो चक्रीय बेरोजगारी को आप समझ रहे होंगे। और आगे बढ़ने से पहले ये 2 बैच हमारे चल रहे हैं, अब के बाद मेंस पार सीरीज और फिर कर दो, तो आप लोग नाम ही से जान रहे होंगे। ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, और ये उन बच्चों के लिए जो 2025, 26 या 27 के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच हमारा है और ये टारगेटेड बैच है। तो आप जिसके लिए भी योग्य हो आप बैच को परचेज करिए, क्योंकि सही मायने में बिना मुख्य परीक्षा को तैयार किए आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। यदि आप पीटी पास भी हो लेते हैं तो वो पीटी की खुशी 2 ढाई महीना 3 महीना ही रहने वाली है, क्योंकि फाइनली मुख्य परीक्षा में जो है आप पीटी की जो उपलब्धियां हैं उसको गवा देते हैं। और सिलेक्शन तो तभी आपका होगा जब आप मुख्य परीक्षा पास करेंगे और मुख्य परीक्षा बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए पीटी की कोई अलग से तैयारी नहीं होती, आप मुख्य परीक्षा को पढ़िए, प्रीलिम्स स्वतः तैयार होता जाएगा। और यही एक बड़ा कारण है कि वो बच्चे क्या है कि वो पढ़ने में गड़बड़ कर देते हैं, वो पहले पीटी को ही अपने जीवन मरण का ध्येय बना लेते हैं। उनके लिए पीटी ही सबसे बड़ी परीक्षा हो जाती है, और 4 5 6 महीने के परिश्रम से वो पीटी तो पास भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि मुख्य परीक्षा को फेल होते रहते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, मुख्य परीक्षा कायदे से पढ़िए, पीटी तैयार होता जाएगा और 1 2 पीटी में ही जो है पास होंगे और मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा करके अच्छे रैंक के साथ आप निकल जाएंगे। नहीं तो इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे। तो जो भी बच्चे जिस लायक हो वो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। देखिए इसी तरीके से आपको प्रश्न किया जाएगा, आप जो मॉडल आंसर लिख के दिखाएंगे, और
सॉरी, आप आंसर लिख के दिखाएंगे, आपकी जो है वो कॉपी का मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी बताई जाएगी, फिर जो है आपको सेम डे ही मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। दोनों चीजें साथ ही होने वाली है। चलिए अब अगला जो है बेरोजगारी के प्रकार में एक सुभेद रोजगार है। यह प्रकार उन लोगों को संदर्भित करता है जो अनौपचारिक क्षेत्र में बिना उचित नौकरी, अनुबंध या कानूनी सुरक्षा के काम करते हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग जैसे दिहाड़ी मजदूर आदि इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके कार्य का कोई जो है औपचारिक रिकॉर्ड ही नहीं होता या उनकी आय जो है वो अनिश्चित होती है। भाई जो असंगठित क्षेत्र में होते हैं और भारत में एक बड़ा वर्ग जो है इसी क्षेत्र से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में न तो इनकी आय का पता चलता है और इनकी आय अनिश्चित होती है, भाई कोई निश्चित आय भी नहीं होती है। तो ये जो है ये सुभेद रोजगार के तहत आएंगे और ये भी एक तरीके से बेरोजगारी के प्रकार ही है। फिर अल्प रोजगार, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपनी इच्छा या योग्यता से कम घंटे कार्य करे या उनकी नौकरी जो है वो शैक्षणिक योग्यता से मेल ही नहीं खाए। जैसे मास्टर या पीएचडी किए हुए लोग सफाई कर्मी आदि का कार्य कर रहे हैं। मतलब सरकारी नौकरियों को लेकर के थोड़ा क्रेज भी होता है। और दूसरी चीज क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, तो आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में एक सफाई कर्मी की वैकेंसी आई थी और उसमें जब लोगों का आवेदन आया तो उसमें योग्यता देखी गई तो पोस्ट ग्रेजुएट तो बहुत ज्यादा मिले, उसमें पीजी भी मिले, पीएचडी वाले भी मिले, एमबीए मिले, बीटेक मिले। मतलब आपको पीएचडी, एमबीए, बीटेक करके अगर सफाई कर्मी ही बनना था तो क्या जरूरत था उतना पैसा खर्चा करने का पढ़ने के लिए या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, कि आप कायदे से उस काम को भी ना कर पाए। तो यही स्थिति जो है वो बताती है अल्प रोजगार को। भारत में यह समस्या विशेष रूप से शिक्षित युवाओं में देखी जाती है, क्योंकि होता क्या है कि भाई जिस तरीके से इनकी योग्यता रहती है उस तरीके से या तो इनके पास कौशल नहीं है या तो रोजगार के साधन नहीं है। तो इन सबों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारत में जो है वो बेरोजगारी की स्थिति कैसी है या कितने प्रकार की है। अब आपके उत्तर का जो दूसरा पार्ट है कि भारत जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, तो इसको बताइए। और सबसे पहला प्रयास यदि आप देखेंगे तो मनरेगा है। और मनरेगा में इसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लागू किया गया था, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती है। मतलब और अगर नहीं रोजगार मिल रहा है तो आपका जो है उसको मुआवजा देने का भी इसमें प्रावधान है। तो एक अच्छा प्रयास। और ये जो ग्रामीण स्तर पर जो प्रचंड बेरोजगारी थी बेसिकली एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उसे बहुत हद तक नियंत्रित करने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया गया। और ये यूपीए सरकार की बहुत ही जो है फ्लैगशिप योजना थी और वर्तमान सरकार भी जो है इसके माध्यम से एक समावेशी विकास की जो संकल्पना है उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। तो मनरेगा के बारे में आप बताइए। फिर अगला जो महत्वपूर्ण प्रयास है पीएम कौशल विकास योजना। इसके द्वारा युवाओं को कौशल प्रदान करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। यह योजना विशेष रूप से संरचनात्मक बेरोजगारी को कम करने में सहायक है। कि भाई आपके आसपास जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास कौशल नहीं तो अपॉर्चुनिटी आपकी खो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार उन युवाओं को उस तरीके का कौशल प्रदान कर रही है ताकि जो है जो नए अवसर सृजित हो रहे हैं उनका वो सार्थक उपयोग कर सके। तो ये पीएम कौशल विकास योजना के बारे में आप बता दीजिए। फिर मेक इन इंडिया जो कहा था आप इसकी भी चर्चा करें, बहुत शानदार है। और इस योजना का उद्देश्य भारत को विनिर्माण क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है। यह संरचनात्मक और चक्रीय बेरोजगारी को कम करने एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा ही जो है इसका बहुआयामी प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है मेक इन इंडिया प्रोग्राम में। हालांकि इसको लेकर के कुछ आलोचनाएं भी जो है अर्थशास्त्रियों के
द्वारा की जा रही है। मोदी सरकार जो है कोई भी योजना लाती तो बहुत जोर शोर से ब्रांडिंग भी करती है, लेकिन एक समय के बाद जो है वो उस तरीके से अपेक्षित सफलता या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती। चलिए उसकी उसकी कई चीजें हैं, और जब हम इस टॉपिक से प्रश्न कराएंगे तो बताएंगे, लेकिन वर्तमान में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसका आप जो है यहाँ उपयोग करेंगे। फिर स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया योजना जो है वो उद्यमिता को प्रोत्साहित करने एवं नए व्यवसायों को शुरू करने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। तो आप इसकी भी चर्चा कर दीजिए। और फिर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, कोविड-19 महामारी के बाद शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार को जो है वो सृजित करना या प्रोत्साहित करने का। इन सारी योजनाओं का जो है आप उल्लेख कर सकते हैं कि इसके द्वारा जो है सरकार जो बेरोजगारी की स्थिति है उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। इन योजनाओं के अतिरिक्त पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, दीनदयाल अंत्योदय योजना जैसी अनेक योजनाओं का जो है संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो पीछे तो आपने बताया कि भाई बेरोजगारी क्या है, फिर बेरोजगारी के सारे प्रकारों को आपने बताया, और अब आपने बताया कि भाई बेरोजगारी यदि है तो उसको नियंत्रित करने के लिए, उसे दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं की आपने चर्चा करी। अब जो है आपको एक छोटा सा निष्कर्ष देना है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में बेरोजगारी एक जटिल समस्या है जो विभिन्न रूपों में मौजूद है। हालांकि सरकार उसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और कई तरीके से जो है प्रयास भी कर रही है। वैसे तो बेरोजगारी की पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन प्रभावी नीतियों और सामाजिक प्रयोग से इसे न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है। और आपका इसी तरीके से बहुत ही ज्यादा लंबा तुला निष्कर्ष होना भी चाहिए कि भाई इसमें आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी की वाकई में समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए सरकारें प्रयास भी कर रही हैं। ये सही है कि इसे पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता, और आप बहुत ज्यादा विकसित देश देख रहे हैं वहां भी कुछ % बेरोजगारी पाई ही जाती है, और इसीलिए वहां की सरकार चूंकि बहुत समृद्ध है तो उन बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता देने का काम करती है। भारत में भी कई सरकारों के द्वारा इस तरीके का प्रयास किया गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है वो इतने अमाउंट नहीं होते, उससे जो है जो भत्ता प्राप्त व्यक्ति है वो बहुत गुणवत्तापूर्ण जीवन जीले या अपने मूलभूत आवश्यकताओं की भी वो पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए भारत में समस्याएं जटिल है, लेकिन सरकारें प्रयास कर रही हैं। तो आज के प्रश्न का उत्तर यही करता, और एक अच्छा प्रश्न था और थोड़ा सा समग्रता को लिए हुए प्रश्न। अब यहाँ से बेरोजगारी को लेकर के कोई भी प्रश्न बनेगा तो प्रकार पे आएगा, तो प्रकार मैंने सारे करा दिए हैं। समाधान को लेकर के सरकार क्या प्रयास कर रही है, बहुत तेरे उदाहरण दे दिए। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसे एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। सबसे पहले तो ये हमारा टेलीग्राम है समृद्धि आईएएस का, जो हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। यदि अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। दूसरा चैनल है हमारा समृद्धि आईएएस का यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। और तीसरा चैनल हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि अभी तक इन दोनों ही चैनलों को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से प्रयास हमारे या हमारी टीम के द्वारा आपकी परीक्षाओं के लिए किया जा रहा है। और लास्ट में यदि आपको हमसे बात करनी हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना हो, 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।